Yeah, good afternoon, students. So today we will discuss our next topic of this chapter, and the topic is industrial sector on the eve of independence. Okay, so let's start. Yes, agriculture sector on the eve of independence. So students, actually, in our previous lecture, we have already studied about the agriculture sector on the eve of independence, in which we studied about the low production and productivity. Okay, so ये हमने study कर लिया था यहाँ पर कि और हमने ये भी देखा था कि what is production and what is productivity, और हमने ये देखा कि on the eve of independence हमारे पास उस टाइम तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा लो थी। ओके, तो हमने ये डाटा यूज़ किए थे, इनसे हमने इसे समझा था और ये भी देखा था कि किस रीज़न से हमारे वहाँ पर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थे। ओके, जैसे हमने कहा था लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ फाइनेंस। ओके, सो फिर नाउ and after that we studied about the high degree of uncertainty. Okay, then we studied about the dominance of subsistence farming. Okay, then gulf between owners of the soil and the tillers of the soil, and then small land fragmented holdings. And the sixth point, we studied about the land revenue system under the British Raj. So students, actually the seventh point, post commercialization of agriculture, ये हमारा उस टाइम पर रह गया था. Okay, so today we will discuss about this topic. This is the last topic of agriculture sector on the eve of independence. So सबसे first of all हम क्या करेंगे? We will discuss this point, post commercialization of agriculture. Okay, so commercialization of agriculture, yes students, actually ये मेन जो मेन रीजन था commercialization of agriculture. एक्चुअली आपने देखा अभी तक जो फार्मर्स थे वो किस तरह की फार्मिंग कर रहे थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी सिर्फ जो अपनी फैमिली थी उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते थे, क्रॉपिंग करते थे, जिससे कि उसकी फैमिली का जो है वो दो वक्त की रोटी मिल जाए. ठीक है, तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे. और साथ ही साथ आपने ये भी स्टडी किया कि उस टाइम पर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दूसरी तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री के लिए उनको क्या चाहिए था, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, जहाँ पे उन्हें प्रोडक्शन करनी थी गुड्स. तो वो रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलता, उनको इंडिया से. तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो इंडियंस थे, जो फार्मर्स थे, उनको वहाँ पर जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें कंपेल किया. उनको ये कहा गया कि उन्हें कमर्शियल एग्रीकल्चर करनी है, यानी कि और उसमें भी जो मेन जो प्रॉब्लम थी, मेन उन्होंने किस चीज़ की क्रॉपिंग के लिए कहते थे, वो इंडिगो की. इंडिगो मतलब नील. ठीक है, आपने नाम सुना होगा इंडिगो, नील. ओके, तो वो इंडिगो की पर्टिकुलरली वो इंडिगो की खेती करने के लिए उन्हें बोलते थे. और उस इंडिगो की क्रॉपिंग करने में मेन प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर किसी लैंड के ऊपर आपने एक बार इंडिगो जो है उसकी क्रॉपिंग कर दी, देन वो जो लैंड होती थी ना, उस लैंड पर आप जो है आगे कोई और प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे. ठीक है, वो बिल्कुल खराब हो जाती थी लैंड. तो इसीलिए ना जो फार्मर्स थे वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे कि वो इस तरीके से जो है इंडिगो वगैरह जो है इनकी प्रोडक्शन करें अपने लैंड के ऊपर, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनकी जो लैंड है, अगर उनके ऊपर अभी तो इतनी फर्टाइल लैंड है जिस पर वो क्या करते थे, वो अपने यहाँ पर अनाज उगाते थे, अपनी जो फैमिली है उसके लिए अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे. लेकिन अगर उन्होंने इंडिगो की क्रॉपिंग कर ली तो उनकी लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी के फूड के लिए बिल्कुल खत्म हो जाए. ये तो वो इस चीज़ से डिनाई कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने उन्हें कंपेल किया, उन्हें फोर्स किया, उनको ल्योर मतलब उनको लालच भी दिया कि वो उन्हें एडवांस में पैसा देंगे उन्हें उस तरह की खेती करने के लिए, क्योंकि उनको इंडिगो जो थी, जो नील थी, उसको वो उन्हें अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए थी, डाई करने के लिए, अपने टेक्सटाइल अपने कपड़े को डाई करने के लिए, उसकी ब्लीचिंग के लिए उन्हें नील की जरूरत होती थी. तो इसीलिए ना उनको इंडिगो जो है एक एज अ रॉ मटेरियल उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए था. तो ये जो कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, जहाँ पर आप कैश के लिए क्रॉपिंग करते हो.
ओके। तो जैसे यहाँ पर जूट हो गई, कॉटन हो गई, ओके, शुगर केन है, या आपका इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया। तो ये सब क्या होते थे, ये कमर्शियल क्रॉपिंग होती थी, जिसमें कि वो खेती करके बाद में उसके बदले क्या होता था, कैश मिल जाता था। तो इसलिए ये जो कमर्शियलाइजेशन है, वो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन जो है, जबरदस्ती उनसे करवाया गया, वो उन्होंने अपनी इच्छा से उसे नहीं किया। तो अब उनको क्या था कि जो अपने फूड ग्रेन के लिए, अपनी अपनी खुद की के अनाज की नीड को फुलफिल करने के लिए उनको वो मार्केट से परचेज करना पड़ता था। सो स्टूडेंट्स, कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। ओके, सेल्फ कंजप्शन से वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गई, कहाँ शिफ्ट कर दी गई, मार्केट के लिए कल्टीवेशन कर दी गई। तो दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो जो कुछ एक जो है सब नोटेबल पॉइंट्स हैं इस कंटेक्स्ट में। सो यहाँ पर क्या है, मेंशन नीड टू बी मेड ऑफ कैश क्रॉप सच एज कॉटन, जूट, शुगर केन which had a high demand in the market were increasingly cultivated. So farmers were forced to shift to commercial crops, indigo in particular, फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइक राइस एंड व्हीट। ठीक है, उनको मतलब जो उनके सब्सिस्टेंस क्रॉप थे, जैसे राइस हो गया या व्हीट हो गया, उसके जो उनके कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप थे, वहां से उनको कहाँ पर शिफ्ट किया गया और उन्हें जबरदस्ती उनको फोर्स किया गया कि वो कमर्शियल क्रॉप करें, लाइक जैसे इंडिगो। ठीक है, सो रीजन क्या था, रीजन इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। ओके, so then the farmers were either मतलब लालच देना, ओके, और फोर्स टू एक्सेप्ट, या उन्हें फोर्स किया गया, एक तो या तो लालच दिया गया या उन्हें फोर्स किया गया टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। उनको स्टार्टिंग में एडवांस में ही पेमेंट कर दी जाती थी उस इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए। तो इट एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। And then while earlier they would grow grains for their family consumption, पहले तो वो grain को grow करते थे अपनी family consumption के लिए, but now they needed cash to buy it from the market, but they would seldom have cash owing to their mounting indebtedness। क्योंकि वो क्या थे, अब आपने पीछे देखा कि जमींदारी सिस्टम में भी देखा, वो पहले से ही ऋणों में दबे होते थे इतने कि उनके पास कभी इतना ज़्यादा कैश हुआ ही नहीं, कभी हार्डली उनके कोई कैश आ जाता था, अदरवाइज़ उनके पास कैश होता ही नहीं था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ऋणों में दबे होते थे कि उसकी पेमेंट करने में ही उनका सारा का सारा जो वो कमाते थे, वो सारा लग जाता था। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हुई वो स्टूडेंट्स, सो पर कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या है, परपेचुअल इंडेप्टनेस ऑफ द फार्मर्स एंड परपेचुअल स्टैग्नेशन ऑफ द ऑफ फार्म। ओके, सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो ब्रीफली ऑन द eve ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वाज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट, नॉन वाइब्रेंट। स्टैग्नेंट मींस नॉन वाइब्रेंट। सो बैक आप यहाँ पर क्या है कि बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। जो अगर आप एग्रीकल्चर की बैकवर्ड को अगर आपने एक्सप्लेन करना है, तो आप कुछ जो आपको ये फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स से आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। वो कौन सी हो गई, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, सेकंड ह्यूज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ओइंग टू ह्यूज डिपेंडेंस ऑन rainfall, and third dominance of subsistence farming, and fourth small and fragmented holding। ओके स्टूडेंट्स, ये हम सब पीछे हमने स्टडी कर लिया है ना, हमने सारे के सारे पॉइंट्स। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस को एक्सप्लेन करने में इन फैक्टर्स का यूज करोगे। एंड स्टेग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन से होंगे, ये 3, gulf between the owners of the soil and the tillers of the soil, okay, second land revenue system under the British Raj, and third forced commercialization of agriculture। तो आप अगर आपको एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन को बताना है, तो आप उनको इसको एक्सप्लेन करना है, तो वो आप इन फैक्टर्स के जरिए एक्सप्लेन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली स्टूडेंट अभी तक जो हमने जो स्टडी किया, वो हमने ये स्टडी किया कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो कैसा था। लेकिन अगर हम बात करें प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर कि ब्रिटिश के पीरियड के पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, सो स्टूडेंट्स एक्चुअली बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट।
एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शार्पली कॉन्ट्रास्टेड विद द प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, बिल्कुल उसका उल्टा था ये हमारा प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, जैसा हमने ब्रिटिश पीरियड के दौरान में देखा। So prior to British Raj in India, rural India was described as a system of self-contained village communities. And these village communities include farmers and the functionaries. ठीक है, ये सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज थी, सिस्टम था उस टाइम पर, उसका एक सिस्टम था, और उसमें सिर्फ विलेज कम्युनिटी में हमारे फार्मर्स एंड दूसरे जो फंक्शनरीज थे, जो मतलब जो फार्मिंग के अलावा और काम करते थे वो आते थे। ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क और जो दूसरे वर्क थे वो उसमें आ जाते थे फंक्शनरीज में। तो द फार्मर वर एंगेज इन क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग, while the functionaries would render essential services like that the blacksmith, goldsmith, washerman, shopkeeper, shopmakers. Okay, so there were no intermediaries like zamindar between the state and the farmers. मतलब स्टेट और फार्मर के बीच में, जैसे अब तो जमींदार आ गए थे, एक मीडिएटर्स आ गए थे, लेकिन उस टाइम पर कोई मीडिएटर्स नहीं थे। स्टेट और फार्मर्स के बीच में डायरेक्ट जो होता था, उनके बीच में जो भी कुछ उनके बीच में लेन देन होता था वो डायरेक्ट होता था। तो द फार्मर वुड पे लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग, and prosperity and stability were the key characteristics of the life in rural India. और इस टाइम तो आप देख रहे हो, ना तो प्रोस्पेरिटी ही रह गई थी ब्रिटिश पीरियड में, और ना ही स्टेबिलिटी थी हमारी इकोनॉमी में। ओके, तो उस टाइम पर प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी, ये दोनों ही हमारे की कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे रूरल इंडिया के। एंड द फ्रेंच ट्रेवलर Bernier described Bengal in 17th century as richer than Egypt, producing amply for self-consumption and exporting in abundance. So students, ये जो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था ऑन द eve of independence and pre-British period in agriculture. Okay, so now we will discuss the industrial sector on the eve of independence. तो एग्रीकल्चर सेक्टर आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स हियर सिस्टेमैटिक, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म, इसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, कि क्या स्टेटस था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस जो है उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस टर्म को सिस्टम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ पर आपके पास there are two things. First is decay of world famous traditional handicraft industry owing to discriminatory policy of the British government। और ये थोड़ा सा हम लोग ना, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के बारे में ना, स्टार्टिंग में जब हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया था स्टार्टिंग में, तो ये थोड़ा सा हम उस टाइम पर कर चुके थे स्टडी। एंड सेकेंड, bleak growth of modern industry owing to lack investment opportunities। ओके, तो अब हम जो है इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस these 2 points. First is decay of handicrafts. So prior to the British rule, handicrafts in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality। ये आपको पता है, जैसे अभी भी आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, पूरे वर्ल्ड में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे पूरे वर्ल्ड वाइड जो थे वो फेमस थे। ठीक है, और लोग जो हैं मतलब हमें ये हमारा एक प्राइड होती थी, हमारा एक गर्व था कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। बट द ब्रिटिश राज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर डिके, लेकिन इसको गिराने में, इसको क्षति पहुंचाने में हमारे जो ये जो ब्रिटिश राज था इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इट वाज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यू बाय द गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कुछ एक जो पॉइंट्स हैं इसका हमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, तो जो ब्रिटिश रूल इंडिया में जो था, एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ये मैं स्टार्टिंग में ही मैंने ये भी चीज बताई थी आपको कि ये हुआ ही इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। मतलब आप उससे इसको जोड़कर देख सकते हो।
क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण अपनी इंडस्ट्री के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। दूसरा, अपने गुड्स के लिए, अपने फाइनल गुड्स के लिए उनको मार्केट चाहिए थी। ये दो बड़े कारण थे। ठीक है, तो the British found India as the best source of the raw material as well as the best market for their industrial product। दोनों ही चीजों में वो बेस्ट थी। इंडिया का रॉ मटेरियल उनके लिए बेस्ट था, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करने के लिए, और अपनी अपनी जो गुड्स थी, अपने जो प्रोडक्ट थे, उनको सेल करने के लिए इंडिया ही उनके लिए बेस्ट मार्केट था। So accordingly, discriminatory tariff policy was pursued, and यहाँ पर इन्होंने दो अपनाई थी पॉलिसी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। फर्स्ट इज टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल from India, and second tariff free import of British industrial product into India। दोनों मैंने आपको क्लियर किए थे कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि उन्होंने जो यहाँ पर हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल वहाँ ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होना था, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिए, टैक्स फ्री कर दिए। वो टैक्स फ्री होने की वजह से का मतलब क्या हुआ कि जो चीज यहाँ पर 50 रुपए के हिसाब से थी, ठीक है, वो वहां पर भी 50 रुपीज ही थी, मतलब वहां जाकर भी उनको 50 रुपीज में ही पड़ी। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मटेरियल यहाँ पर उनको 50 रुपीज पर पीस के हिसाब से यहाँ से गया, वो वहां पर उनको 50 रुपीज के हिसाब से ही मिल गया। ओके, क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं लगे, टैक्स लगते तो वहां पर प्राइस हाई होते ना, तो टैक्स तो उनके लगे ही नहीं। एक्सपोर्ट उन्होंने बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया, जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था इंडिया से। और उसके बाद जब उन्होंने वहां पर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन की, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद अब उन्होंने मार्केट कौन से चुनी? इंडिया ही, इंडिया की ही मार्केट चुनी उसको सेल करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा? टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। उन्होंने क्या करा? जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थी उनके इंपोर्ट के लिए टैक्स फ्री कर दिया। यानी अब क्या है, अब वो टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि अब वहां पर मान लो उन्होंने वो 50,000 का यहाँ पर भेजा, ठीक है, अब वो टैक्स नहीं था, इंपोर्ट किया उन्होंने, पूरा वो लगाया टैक्स और ऊपर लगा नहीं। मान लो उन्होंने क्या करा, वो 500 रुपीज का लगाया, तो 500 रुपीज में वो हमारे इंडिया में आया, कोई टैक्स नहीं लगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर एक तो वो चीज क्या हो गई हमारे लिए, मतलब कि वो जैसी थी उनके वहां पर रेट पर जो उन्होंने फिक्स करी, वही हमारे यहाँ पर रेट पर आ गई। तो लेकिन हमारी जो यहाँ के इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, उनके ऊपर क्या करा, दूसरी तरफ उन्होंने क्या करा, जो हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए। किसके ऊपर? एक्सपोर्ट के ऊपर। यानी अगर हम अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, तो उसके ऊपर उन्होंने डबल टैक्सेस लगा दिए, जिससे क्या हुआ कि जो है बाहर जब हम एक्सपोर्ट करते थे अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, तो वो दूसरी कंट्री में जाकर वो इतने ज्यादा महंगे हो जाते थे, इतने कॉस्टली हो जाते थे कि वहां पर कोई उन्हें खरीद भी नहीं पाता था। मतलब एक तरीके से वो सिर्फ उन्हीं, मतलब एक क्या है कि आप जो हमारी जो आम जनता होती है, जो नॉर्मल होती है पॉपुलेशन, जिनके पास इतनी इनकम नहीं होती है, जो मिडिल क्लास हो गई या लो क्लास हो गई, तो वो इतने ज्यादा प्राइस हाई थे कि वो लोग तो उनको खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो जो बड़े जो अमीर लोग होते थे, सिर्फ वही जो राजा महाराजा वहाँ के जो होते थे, वही उन्हें परचेज करते थे, और अपना जो है वहां से अपना स्टैंडर्ड दिखाते थे। तो ये प्रॉब्लम थी दोनों जगह पे। बट तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया, एंड द टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। ठीक है, एक तो ये दो चीजें की। देन बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी was placed on the export of Indian handicrafts product, which reduced their competitiveness in the competitiveness in the international market। अब इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट के का जो कंपटीशन था दूसरों के साथ, वो खत्म हो गया, क्योंकि उनका वो वहां पर जाके इतना महंगा हो जाता था कि कोई खरीदता ही नहीं था इंटरनेशनल मार्केट में। सो एज अ consequence, while the British product started gaining the Indian market, the Indian handicraft products started losing their domestic as well as foreign market। जहां एक तरफ हमारे यहाँ पर इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे
वो अपनी डिमांड को बढ़ाते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट जो थे, वो इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में और साथ ही साथ अपनी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में उनकी डिमांड कम होती जा रही थी। तो देन क्या हुआ? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज़ द एंड रिजल्ट। So second is disappearance of princely courts। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यही था कि जो पहले जो हमारे ये हैंडीक्राफ्ट होते थे, तो ये क्योंकि हाथ से बनते थे, तो इनमें बहुत सॉरी बहुत ज्यादा टाइम लगता था इनको बनाने में, और साथ ही साथ एक तो हार्ड के इनके अंदर टाइम बहुत कंज्यूम होता था, दूसरा इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है? और हाथ से बनाए जाते थे, बहुत बारीकी काम होते थे, तो ये बहुत ज़्यादा महँगा होता था हैंडीक्राफ्ट। तो इनको ना वो क्या होते थे, जो इनकी डिमांड कौन करता था? जो क्या होते थे, जो राजा होते थे, नवाब होते थे, प्रिंस होते थे, एम्परर्स होते थे, तो यही लोग इनकी डिमांड करते थे। अब क्या हुआ? जब ये डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट जब ये खत्म कर दिए गए, तो जो ये डिमांड करते थे, वो डिमांड भी चली गई। ठीक है? So prior to the British rule, Nawab, Raja, princes and emperors ruled different parts of the country, and they used to patronize the handicrafts, because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation. But the beginning of the British rule implied the end of princely courts. So consequently, the handicrafts started declining. जब डिमांड ही नहीं रही, जो डिमांड करते थे उनको भी उन्होंने खत्म कर दिए, यहाँ पर वो भी खत्म कर दिए गए। कोई अब ना राजा रहा, कोई ना नवाब रहा, कोई नहीं रहा। तो अब जो डिमांड जितनी थी हमारी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, वो भी खत्म हो गई। ओके, तो नेक्स्ट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारी डोमेस्टिक हमारी जो खुद की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमारी खुद की गुड्स की डिमांड के खत्म होने का सबसे बहुत बड़ा कारण था ये मशीन मेड प्रोडक्ट। एक्चुअली जैसे कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, मशीनों से काम हो रहा था, तो जब मशीनों से काम होता था, एक तो क्या होता था, टाइम बहुत कम लगता था, दूसरा कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती थी बनाने में, ठीक है? तीसरा जो मशीनों से बने हुए काम होता था वो बहुत ब्यूटीफुल लगता था दिखने में, प्रोडक्ट बहुत सुंदर लगते थे, ओके? और चीप भी हो गए और ब्यूटीफुल भी हो गए, एंड देन टाइम भी बहुत कम कंज़्यूम हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाती थी। और दूसरी तरफ जो हमारे अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, तो वो टाइम ज़्यादा भी लेते थे, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती थी, और फिर बनने के बाद वो इनके कंपैरेटिवली जो मशीन मेड प्रोडक्ट होते थे, उसके कंपैरेटिवली वो इतने ज़्यादा दिखने में अच्छे, सुंदर भी नहीं लगते थे। तो ये कॉम्पिटिशन नहीं कर पाए मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ हमारे जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट थे, वो इनके साथ कॉम्पिटिशन में नहीं खड़े हो पाए। तो मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम Britain were low-cost product and gave a stiff competition to the handicrafts product in India. So also machine-made product out excelled Indian handicraft product in precision and quality. So competition forced the Indian craftsmen to shut down their enterprises. अब जब उन्हें पता, तो अब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो ब्रिटेन से जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो हमारे इंडिया में आने लगे, और दूसरा आपको बताया था ऊपर कि उनके ऊपर से जो टैरिफ जो टैक्सेस थे वो भी उन्होंने क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, तो टैक्स भी नहीं लग रहे थे। तो इसका मतलब वो हमारे ही इंडियन मार्केट में आते थे मशीन मेड प्रोडक्ट, तो वो फिर तब भी नहीं महँगी हो पाती थी क्योंकि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगे होते थे। तो हमारी इंडियन मार्केट में हमारे इंडियन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा सस्ती हो गई भी थी, सुंदर भी थी, ठीक है? और प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती थी उसकी मशीन के ज़रिए। तो इससे लोगों की जो डिमांड है ना, लोग जो हैं उन गुड्स को खरीदने लगे कंपैरेटिवली हमारी खुद की इंडियन गुड्स की। तो हमारी जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमारी खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। ओके, और हम लोग जो है मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर पाए। सो नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोगों में ना, जैसे होता है ना कि फैशन वाली बात आ जाती है कि भाई ट्रेंड चेंज होता रहना, लोगों का प्रोडक्ट, लोगों का ना नजरिया बदलने लगा अब लोगों का, कि वो जो है एक ट्रेंडी हो गए, मतलब कि जैसे आप आज के टाइम में देखें तो लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो कह देते हैं फैशन बदल गया, ये फैशन में नहीं है, ये ट्रेंड में नहीं है, अब ये नहीं लूंगा मैं।
तो यही चीज है ना, तो उस टाइम पर भी यही हुआ, ये जो न्यू न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड लोगों की ना, अब इंडियन प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम होने लगी। वो अब ना जो वेस्टर्न प्रोडक्ट थे उनके लिए डिमांड जो है उनकी बढ़ती चली गई। तो उनका जो अब मान लो एक टाइम पर कोई, फॉर एग्जांपल मान लो एक टाइम पर कोई किसी चीज की डिमांड, ठीक है, और इंडियन मार्केट में मान लो जो हमारे जितने भी ये इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पर, स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो उसको की प्रोडक्शन में लग गई। अब प्रोडक्शन करेंगे तो उनको तो बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वो हाथ से बनाते थे सब कुछ, तो हाथ से करते थे, तो उनको महीना 2 महीना लगा। तो उसके बाद जब उन्होंने उसको तैयार कर दिया प्रोडक्ट को, तो पता चला लोगों की डिमांड ही बदल गई। लोगों ट्रेंड उनको, उन्होंने कहा ये ट्रेंड नहीं रहा, अब दूसरा हमारी डिमांड इस चीज की है, तो उनका वो प्रोडक्ट एज वहीं पर रह गया। तो ये जो पैटर्न में जो न्यू पैटर्न्स के डिमांड जो डिमांड ये रही ना, जो ये चेंज आया लोगों में, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। सो ओइंग टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, अ न्यू क्लास emerged in India which was keen to adopt the western lifestyle, and this changed the pattern of demand against the Indian product and in favor of the British product. So in the process, the Indian industry started losing domestic market and ultimately perished. Okay. So next is इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। एक जो सबसे अच्छा काम जो ब्रिटिश ने किया उस टाइम पर, वो था जो रेलवेज की इंट्रोडक्शन जो वहाँ तब हुई। लेकिन हाँ, ये मतलब कि अच्छा काम तो किया उन्होंने, लेकिन ये हमारे लिए नहीं किया था उन्होंने, ये उन्होंने अपने लिए ही किया था रेलवेज का। ठीक है, जो उन्होंने रेलवे लाइन्स वहाँ उस टाइम पर बिछाई ब्रिटिशों ने, ये उन्होंने अपने लिए बिछाई, क्योंकि उनको क्या था, जो अपना जो प्रोडक्ट था, अपनी जो इंडस्ट्रीज में उनके वहाँ प्रोडक्शन होती थी, उनको इंडिया तक लाने के लिए उन्हें एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी। तो उन्होंने रेलवे लाइन्स जो है वो बिछाई यहाँ पर, तो वो रेलवे के जरिए जो है अब प्रोडक्शन को हमारे इंडिया में लाने लगे। तो ये जो चीजें थी ना, तो मतलब कि रेलवे का यूज भी उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि हाँ बाद में हमें जो रेलवे का फायदा हुआ। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, साइज ऑफ मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडेड टू एक्सपेंड, and while it started shrinking for the high cost Indian products, and this quickened the process of decay of the Indian handicrafts. इसने भी हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को धीरे धीरे खत्म कर दिया। So students, briefly you can say the British government converted the Indian economy into a colonial market for the British industrial goods, and implying exploitation of the Indian market as number one, a source of raw material for the British industry, and number two, a destination of demand for the British product. So in the process, the handicraft industry in India was finally eliminated. Okay. So next is yes, bleak और national, yes हमारा वो जो फर्स्ट पॉइंट था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड थिंग है ब्लीक या national ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। So under the British Raj, modern industry saw only a bleak growth, and it was only in second half of the 19th century that the modern industry showed its emergence. तब सिर्फ एक क्या कर सकते हैं, अब 19 सेकेंड हाफ ऑफ 19 सेंचुरी में के बाद आप तब एक कुछ देख सकते हो कि जहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं वहां पर कुछ वो इमरजेंस में आए, वो कुछ मतलब यहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। तो आप यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। जैसे फर्स्ट, सम इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा कुछ एक इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश की गई। एंड जिसमें आपको पता ही है, आपने 9th-10th में आपके एसएसटी में भी ये आया था, ये आपने पढ़ रखा है, आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंडेड इन 1910, एंड शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो इस तरह के कुछ इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा एस्टैब्लिश की गई। और किसने की गई? दीज वर एस्टैब्लिश इन वेक ऑफ वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर्स फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड हुआ था उसके कारण हमारी जो इंडस्ट्रियल गुड्स की पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स की कमी हो गई थी, जिसके कारण ये इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया। So second, the state participation in the process of modern industrialization was limited. स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन इतना नहीं था, इसके अंदर बहुत लिमिटेड था। इट वाज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेटेजिक
areas like railway and means of communication, which helped the expansion of the Indian market फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। और जो यहाँ पर ना मतलब कि एक सीमा तक ही जो स्ट्रैटेजिक एरियाज के कुछ एक स्ट्रैटेजिक एरिया में एक सीमित तक ही था, जैसे रेलवे या कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो सिर्फ इस किस चीज में हेल्प करेगा, ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए इंडियन मार्केट को एक्सपेंड करने में ये चीज हेल्प करेगी। तो इस तरह की जो है वो ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश की गई तो भाई हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हुई थी, नहीं। एंड देयर वाज नो कैपिटल गुड्स गुड इंडस्ट्री वर द नेम। नाम मतलब कि यहाँ पर जो है कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है नाम के लिए भी नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स like machine and industrial plants which are used for further industrialization, and in the absence of this industry, industrialization in India remain no एक तरफा थी सिर्फ। And the next is, yes, students, actually, so industrial sector on the eve of independence revealed four core characteristics pointed to its backwardness and limited growth. वो 4 points कौन से हैं? First है handicrafts industry was systematically destroyed by the British government. जो आप पीछे डिस्कस सब हम कर लिया हमने, and it was largely owing to the discriminatory tariff policy for the of the government, British government. ओके, टैरिफ पॉलिसी, अब आपको डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। सेकंड, मॉडर्न इंडस्ट्री शो अ ब्लीक एक्सपेंशन, बहुत धीमा, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर ही आपको एक्सपेंशन थी। इट वाज बाय एंड लार्ज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड इट हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए इंडियन मार्केट को एक्सपेंड करने में ही इसकी हेल्प ली जाती थी और किसी चीज के लिए नहीं था। और capital good industry, which is core element of industrial goods, was almost non existence। वो आप ये कहें कि नहीं, ना तो ना के ही बराबर कहो या ये कहो कि थी ही नहीं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हुई नहीं। एंड while the traditional Indian industry handicrafts were decaying, modern industry remained in an infant state। तो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी क्योंकि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट थे वो तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो अभी अपने इन्फेंट स्टेज पर थी। So this again pointed to the backwardness of the Indian economy with little or no evidence of dynamic change. Okay, students. So I think it is sufficient for today. So that's all for today. Have a good day.